गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने तीसरे पार्ट को पढ़ लिया होगा या पढ़ रहे होंगे। मैं इतिहास के तीसरे अध्याय से एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पेज नंबर 72 पर आप एक चीज़ देख सकते हैं, सामाजिक अनुबंध। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था पहले कि हम इस पाठ में आरंभिक समाज यानी 600 BC से लेकर 600 कॉमन इरा या एडी तक की बात करेंगे और उस समय के समाज से संबंधित आचार विचार और नियमों को पढ़ेंगे। उसी आधार पर उस समय के सामाजिक व्यवस्थाओं के विषय में बौद्ध क्या सोचते थे, बौद्ध धर्म के विद्वानों ने अपना क्या दृष्टिकोण रखा था। तो उन्होंने उस समय के सामाजिक व्यवस्थाओं के विषय में एक बात कही थी कि ये सामाजिक व्यवस्था एक सामाजिक अनुबंध है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जो लोगों ने आपस में ही किया है। कैसे किया है? इसके लिए हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म से संबंधित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ सूत्र पिटक में एक कहानी का वर्णन है, जिस कहानी के अनुसार प्रारंभिक मानव पूरी तरीके से विकसित नहीं था। उस समय का वेजिटेशन, वनस्पति भी विकसित नहीं थी, अर्थात मनुष्य एक शांति के वातावरण में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। परंतु समय बीतने के पश्चात यह व्यवस्था परिवर्तित हो गई या नष्ट हो गई, और नष्ट होने के बाद हमें मनुष्य के अंदर बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं। मनुष्य लालची स्वभाव का हो जाता है, मनुष्य के अंदर हिंसा जैसे हिंसात्मक विचार आ जाते हैं, वह कृपणता के प्रति आकर्षित होने लगता है। इस प्रकार समाज में अव्यवस्था आ जाती है। तो बौद्धों ने यह बताया कि यह सामाजिक अव्यवस्था दूर करने के लिए उस समय के मनुष्य ने आपस में विचार यह किया कि हमें इस अव्यवस्था को रोकने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को चुनना होगा जो उचित कारण पर ही नाराज हो और उसी व्यक्ति को दंड दे जिसको दंड देना आवश्यक है। अर्थात इस तरह से उस समय के व्यक्ति ने एक राजा का चयन किया और बदले में उसे टैक्स देना शुरू किया। अर्थात आरंभिक समाज में आर्थिक और सामाजिक संबंध मानव निर्मित हैं, ना कि किसी शक्ति के द्वारा निर्मित हैं। अतः अगर कुछ गलती होती है तो उसके लिए मनुष्य दोषी है। तो बच्चों, आरंभिक समाज के प्रति बौद्धों के इस सिद्धांत को आपने समझना है। साथ ही साथ महाभारत भी हमें समाज से संबंधित बहुत सारे विषमताओं को बताता है। बहुत सारी विषमताओं की अगर हम बात करें तो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था के साथ साथ जाति व्यवस्था है। इस जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था के लिए संपत्ति अर्जित करने के नियम अलग हैं। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि आम जनों के लिए पुरुष स्त्री के नियम अलग थे, जहाँ पर नियमों की अवहेलना करना इनके बस में नहीं था। साथ ही साथ इन नियमों को अवहेलना करने के लिए विशेष परिस्थितियों और विशेष सामाजिक वर्गों को ही हम पाते हैं। अतः हम बौद्ध धर्म की तरफ यह देखते हैं कि बौद्ध धर्म ने उस समय के समाज में आम लोगों, जिनकी संख्या ज़्यादा थी, को अपनी ओर आकर्षित किया। साथ ही साथ अभी आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में हम बौद्ध धर्म के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। वहाँ हमारा एक सबसे बड़ा उद्देश्य यह समझना होगा कि बौद्ध धर्म इतनी तीव्र गति से इस महाद्वीप में तो विस्तार हुआ ही हुआ, और कम से कम आधे से ज़्यादा एशिया के देशों में ये धर्म महात्मा बुद्ध के जीवन काल में ही। इस टॉपिक के साथ ही साथ एक दूसरा टॉपिक मैंने आज के लिए लिया है, इतिहासकार और महाभारत। प्यारे बच्चों, महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, इसे आप ध्यान रखेंगे। अक्सर ये परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि आप समझाइए महाभारत एक गतिशील ग्रंथ क्यों है।
इसे मैं आगे आपको बताऊंगा। तो इतिहासकार और महाभारत, इस टॉपिक में हमें क्या समझना है बच्चों? इतिहासकार और महाभारत में हमें यह देखना है कि विद्वानों ने महाभारत के विषय में किस तरह का अध्ययन किया और किस तरह के विचार प्रस्तुत किए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो महाभारत की भाषा और उसकी विषय वस्तु से है, जिसको उन्होंने ये बताया कि यह ग्रंथ या यह कथा आम लोगों द्वारा आसानी से समझी जाती थी। कारण अगर हम अभिलेखों की बात करें या प्राचीन सोर्सेज की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा क्लिष्ट संस्कृत में लिखी होती थी, जिन्हें उस समय के पढ़े लिखे लोग ही समझ सकते थे। लेकिन हमें महाभारत की भाषा बहुत ही सरल संस्कृत में मिलती है, जिसका अर्थ ये हुआ कि यह उस समय के व्यापक लोगों द्वारा समझी जाती थी। अगर हम विषय वस्तु की बात करें, जो इस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो विषय वस्तु, पूरे महाभारत की विषय वस्तु को इतिहासकारों ने 2 सोर्सेज में बांटा है, आख्यान और उपदेशात्मक। इसे आप इंग्लिश के टेक्स्ट में भी बच्चे देख सकते हैं। जहाँ पर लैंग्वेज एंड कंटेंट में लिखा हुआ है, हिस्टोरियंस यूजुअली क्लासिफाई द कंटेंट्स ऑफ द प्रेजेंट टेक्स्ट अंडर 2 broad heads: sections that contain stories designated as the narrative and sections that contain prescriptions about social norms designated as didactic। तो ये आप बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इसे आपने समझना है। पहला पार्ट है नैरेटिव विच कंटेन स्टोरीज, दूसरा पार्ट है डिडैक्टिक जिसमें बहुत सारे उपदेशात्मक गाइडलाइंस रहती है। तो महाभारत का जो सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक पार्ट है वो है भगवत गीता, जहाँ पर कृष्ण भगवान अर्जुन को युद्ध शुरू होने से पहले इस वर्ल्ड में संसार की, इस पूरे ब्रह्मांड की सच्चाई को अवगत कराते हैं। बच्चों, आज भी भगवत गीता भारत में ही नहीं पूरे विश्व में काफ़ी रिस्पेक्ट पा चुकी है और इसे पढ़कर लोग अपने बहुत सारे डाउट्स, क्वेरीज और जिज्ञासा को शांत करते हैं। तो महाभारत के 2 पार्ट की ये व्याख्या क्या है? अगर हम देखें तो महाभारत का जो ये पार्ट है नैरेटिव या आख्यान, इसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं, कहानियाँ हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं हर एक कहानी में कुछ ना कुछ लेसन्स होते हैं, सबक होता है समाज के लिए। लेकिन हम ये देखेंगे, बहुत ही बारीक अध्ययन करके इतिहासकारों ने पता लगाया है कि महाभारत रियल में एक कहानी ही थी, जिसमें डिडक्टिव या उपदेशात्मक पार्ट बाद में जोड़ दिए गए हैं। बच्चों, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ क्यों है। इसे आप नोट कर लेंगे। महाभारत अ डायनेमिक टेक्स्ट। पहली चीज़, महाभारत को लिखने में बहुत सारे तरीके, बहुत सारी भाषाओं का प्रयोग किया गया है। जिन जिन लोगों ने इस कथा को लिखा और जहाँ जहाँ ये कथा पहुँची, वहाँ पर लोगों ने अपने क्षेत्र से संबंधित इसमें कुछ ना कुछ कथाएं, कहानियाँ जोड़ दी हैं। साथ ही साथ महाभारत की जो मुख्य कथा है, यानी सेंट्रल आइडिया है, उसको बार बार लोगों ने अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश की है। जैसे आप किताब में देखेंगे, मैंने कहा था कि महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण जो डिडक्टिव पार्ट है या उपदेशात्मक पार्ट है वो भगवत गीता का है। आपकी किताब में भी इसका एक इलस्ट्रेशन दिया गया है। तो इससे संबंधित बहुत सारी चीज़ों को बनाया गया, उसको दिखाने के लिए दृश्यात्मक चीज़ों को भी बनाया गया। चौथा है आपका, दे ऑल्सो प्रोवाइडेड थीम्स फॉर ए वाइड रेंज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, प्लेज, डांस एंड अदर काइंड्स ऑफ नरेशंस।
तो शुरुआत में हमने पढ़ा था कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों से महाभारत से संबंधित जितनी भी पांडुलिपियाँ थीं उनको इकट्ठा किया गया और उनमें समानताएं ढूंढी गई। समानता हमें मिली। समानता ये थी कि संस्कृत के जितने भी टेक्स्ट थे उनमें सिमिलरिटीज़ थी, और दूसरी जो उसमें विषमताएं मिली, विषमताएं सिर्फ इतनी थी कि समय के अनुसार उसमें कुछ ज़्यादा रीजनल वेरिएशंस आ गए थे। इन दो टॉपिक्स को आप ध्यान से पढ़ेंगे और जो भी डाउट्स होगा आप मुझसे पूछेंगे।